गारंटी है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। ऐसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है, और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद हैं। आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? इस देश को अब आपकी जुबान पर कोई भरोसा नहीं रहेगा। कितने ही वक्त आप प्रधानमंत्री के पद पर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इकबाल खत्म हो चुका है, अब वो इकबाल वापस लौट के नहीं आ सकता। वादे हैं, वादों का क्या। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, नाम था उपहार, जिसका एक गीत था जो काफी फेमस हुआ। शायद याद होगा आपको, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। बाद के दिनों में इसका चुनावी वादों में अर्थ निकाला गया, इसका इस्तेमाल होने लगा। कैसे? वादे हैं, वादों का क्या। अब एक बार फिर से कसमें वादे प्यार वफा सब, बात वादों पर आ गई। कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी खरी सुना डाली। खड़गे साहब ने साफ तौर पर कहा कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सके, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दूसरे नेताओं तक ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर लिया और कांग्रेस शासित राज्यों के बही खाता खोलकर यह बताया कि उनकी गारंटी का क्या हश्र हो रहा है। लेकिन बीजेपी के इस वार का कांग्रेस ने भी पलटवार किया। खड़गे ने बीजेपी की गारंटी को पीआर स्टंट बता दिया। कांग्रेस के वादे आधे अधूरे सच बोल गए खड़गे। यह भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मसला रेवड़ी कल्चर पर सियासी संग्राम से जुड़ा है। कांग्रेस की गारंटी, खड़गे के सवाल, और मच गया अब सियासी बवाल। अब किसकी गारंटी सच्ची, किसकी झूठी, यह एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस सवाल के बीच सवाल यह भी खड़ा होता है कि हिमाचल और कर्नाटक का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल की खटाखट गारंटी पर खड़गे ने क्या वाकई सवाल खड़े कर दिए। हमें वो वादा करना चाहिए जो खड़गे कह रहे हैं, जो पूरा किया जा सके। हमें 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर हो, खड़गे ये कह रहे हैं, अन्यथा राज्य में दिवालियापन हो जाएगा। वादा पूरा नहीं होने पर हर कोई आपके खिलाफ होगा, खड़गे ये समझा रहे हैं कांग्रेसियों को। कह रहे कि सरकार के फेल होने पर सिर्फ बदनामी मिलती है। अब पीएम ने कैसे प्रहार किया वो देखिए। कहा कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हुआ, कांग्रेस के झूठे वादों की संस्कृति से सावधान रहे। कांग्रेस को वोट देना मतलब लूट को वोट देना। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार लूट में व्यस्त है।
हिमाचल में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं, तेलंगाना में किसानों को कर्ज माफी का इंतजार है। यानी लगे हाथ पीएम ने प्रहार कर दिया। अब आते हैं हिमाचल पर। कांग्रेस की गारंटी हिमाचल में थी, वादा यह कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हुआ क्या? उपचुनाव के बाद खत्म। वादा था 80 से 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, लेकिन हुआ क्या? 45 से 55 रुपए लीटर खरीदा जा रहा है। वादा यह कि 5 साल में 5 लाख नौकरी, अभी तक 1300 युवाओं को नौकरी। वादा यह कि महिलाओं को 1500 रुपए महीना। हुआ क्या? फंड की कमी का रोना। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने का पैसा नहीं। अब आइए कर्नाटक पर। कर्नाटक में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 प्रति महीना फंड नहीं होने की कमी की वजह से नहीं मिल पा रहा। किसानों को हर दिन 8 घंटे बिजली। अब यह वादा भी पूरा नहीं। गरीबों को 10 किलो मुफ्त चावल, 170 रुपए यानी कि 5 किलो चावल ही मिल रहा है। दूध पर सब्सिडी 5 से बढ़ाकर 7 रुपए। नंदिनी दूध की कीमत 5 रुपए बढ़ी। तो यह है कहानी। इसलिए इस वादों के एतबार पर किसका करें एतबार? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए देश को। ये ऐसी घोषणाएं कर देते हैं जिनकी पूर्ति संभव नहीं है और बाद में फिर कर्मचारियों को तनख्वाही नहीं मिलती है। ऐसा उन्होंने उदाहरण देकर समझाया हिमाचल प्रदेश में। ऐसी घोषणाएं करके शासन में आ गए, अब तनख्वाही नहीं दे पा रहे वो हिमाचल में। ऐसे ही उन्होंने कहा कर्नाटक देख लीजिए कि कर्नाटक में बिजली की अव्यवस्था कितनी हो गई। तो एक ऐसा उन्होंने विमर्श करने की कोशिश की या ऐसा एक परसेप्शन एक देने की, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनेताओं को या राजनीतिक दलों को घोषणाएं वही करनी चाहिए जो हम पूरी कर सकें। हम पूरी नहीं कर सकते हैं, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कह दे। ये विमर्श था, उसको खड़गे जी रिएक्शन कर रहे हैं। खड़गे जी झांक के देख लो भाई हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। कर्नाटक तो आपका ही स्टेट है, उसमें देख लो क्या हो रहा है। जनता कहने लगी हम धोखे में आ गए। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आ गए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने की स्थान पर लगे ट्वीट करने, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। एक ट्वीट तो डिलीट करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को, 11वें साल के प्रधानमंत्री, देश सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए, ट्वीट को डिलीट किया। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत। प्रधानमंत्री जी, हमारी गारंटियां हमें याद है। 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 में से 5 गारंटी कर्नाटक सरकार ने लागू कर दी। हिमाचल सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां, जिसमें ओपीएस शामिल है, लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रख लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती न कर दें। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात कही है। हकीकत है कि सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस को एक आदत सी पड़ गई झूठ बोल करके, झूठी गारंटियां दे करके किसी तरह से कुर्सी हासिल करना, सत्ता हासिल करना। और इसमें पूरे देश के सामने आज हिमाचल चर्चा का विषय क्यों बना है? जो झूठी गारंटियां दी थी, और ये मॉडल, बिल्कुल गारंटी वाला मॉडल पूरी तरह से पूरे देश भर में फेल हो गया। और कर्नाटक में जिस प्रकार से आपस की लड़ाई है वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है, विकास की ओर ध्यान नहीं। और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की एक स्थिति है कि जो झूठी गारंटी दे रखी है, उसके कारण जो हिमाचल की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पा रही है। विकास के कार्य सारे के सारे रुके पड़े हैं। पिछले 10 सालों से इस देश ने सिर्फ और सिर्फ जुमले सहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा सहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ सहा है। 2 करोड़ रोजगार सालाना बनने वाले थे, 15 लाख सबके बैंक अकाउंट में आने वाले थे, रुपए और डॉलर का मूल्य 1 होने वाला था, पेट्रोल और डीजल 35-40 पे बिकने वाला था। ये सारे जुमले नरेंद्र मोदी जी के चलते इस देश ने सहे हैं।
कांग्रेस की सरकारें चाहे वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो या हिमाचल में हो, हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है पूरी आर्थिक जिम्मेदारी के साथ। मेरा अपना मानना है नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं और आरएसएस के लोगों को दलितों से विशेषकर दिक्कत है, उनसे आपत्ति रहती है और ये उनकी कुंठा है कि कैसे एक व्यक्ति छोटे से कार्यकर्ता से आज कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। इसका जवाब जनता ने पहले भी दिया है, आगे भी देगी। तो ये वार भी है और पलटवार भी। सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। जगदीश सिंह जी समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और राजनीतिक शिक्षक विपिन शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विपिन जी, किसके वादे पर करें एतबार? यहां तो है वादों की बौछार, अब किसकी रेवड़ी सेवा और किसकी रेवड़ी मेवा कैसे पता चलेगा? तिलक जी नमस्कार। ये देखिए, राजनीति में कोई भी मौका नहीं छोड़ता एक दूसरे को घेरने का, तो ये स्वाभाविक है, इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन कि यहाँ पर अगर एक, इसको मैं सेल्फ गोल नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस मुखिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से आईना दिखाने का काम करा है और बहुत अच्छी बात करी है, बहुत अच्छी बात बोली है और ये इससे सीख लेनी चाहिए बाकी राजनीतिक दलों के भी कि आप अगर कोई जनता के हित में बात बोल रहे हैं तो उसका तो स्वागत होना चाहिए और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी स्वागत करना चाहिए और अन्य राजनीतिक दलों को भी कि यहाँ पर आप क्या ये सेल्फ गोल नहीं है जब वो अपने ही नेताओं को सीख दे रहे हैं? मैं तो तिलक जी उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, दोनों पहलू है सिक्के के। यहाँ पर पांव उतने फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर है। अंग्रेजी की पुरानी कहावत है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। तो ऐसा ना हो कि आप पांव उतने फैला रहे हैं जितनी आपकी चादर ही नहीं है। विपिन जी आपकी आवाज कुछ दबी दबी सी, अगर प्लीज फोन पास लेकर आए तो। मैं एक मिनट, मैं बिल्कुल आवाज जी बोलिए सर। आ रही है अभी जी। मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर है। और यहाँ पर अगर आपका जो बजट, आपका जितना बजट आपको अनुमति नहीं देता, आप उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर आप घोषणाएं कर देते हैं। ये भी बात तय है कि यहाँ पर अगर आपको अपने वोट बैंक को साधना है, लोकतंत्र के महापर्व में जीत दर्ज करनी है, तो यहाँ पर आपको जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी, कुछ गारंटियां देनी पड़ेंगी, कुछ आश्वस्त करना पड़ेगा जनता को। तो यही कारण है कि ये रेवड़ी फ्रीबी कल्चर शुरू हो चुका है, एक रिवायत सी बन गई है। गारंटियों की होगी, 5 गारंटियों की कि हम नई पेंशन स्कीम को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। गारंटी पूरी नहीं हो रही, यही तो पीएम कह रहे हैं। मैं उसी पे आप राज्य दिवालियेपन की तरफ जा रहे हैं। बस वही मुद्दा ही वही है कि आप, यही तो बात है कि आप लोग आपने वायदे तो कर देते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा देते हैं जनता को। तो यहाँ पर अगर आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि आप चुनावी मैदान में जाकर आप ऐसे ऐसे वायदे कर जाते हैं जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहां पर जनता भी हताश होगी और एक गलत संदेश जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक काम करा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और लेकिन इस बात को जोड़ा जा रहा है। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, ये इसको सेल्फ गोल बोले, इसको बोले कि ये एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये तो देखिए उनके विवेक पे छोड़ देते हैं या एक आम आदमी के विवेक पे छोड़ देते हैं। लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा ये है कि यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। और ये अगर मोदी सरकार, उनके नेता यहाँ पर वो घेरने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो ये भी स्वाभाविक है, कौन मौका छोड़ता है। यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए यानी जब सियासत कुछ भाजपा के नेताओं के कुछ मतभेद थे तो वहां पर कांग्रेस बिल्कुल मैदान में उतर गई थी। विपक्ष के बाकी नेता, जो बात विपिन जी कह रहे हैं ये तो मौके की नजाकत है, लेकिन देते सभी हैं, रेवड़ी सभी बांटते हैं। लेकिन एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे जाटव जी, जरा देश को बताइए, क्योंकि ये रेवड़ी कल्चर सब सुन रहे हैं और अब उस पर रोज आए दिन बहस भी होती है। ये रेवड़ी है क्या, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अगर आप प्लीज विस्तार से समझा पाए इस बात को कि रेवड़ी है क्या। जो आप देते हैं वो रेवड़ी नहीं है, जो विपक्ष देता है वो रेवड़ी है। आपकी रेवड़ी सेवा है और उनकी जो है वो मेवा है। ये कैसे, जरा थोड़ा सा समझाइए, रेवड़ी है क्या? देखिए, हमने जो भी सुविधाएं देश के नागरिकों को दी हैं वो जरूरत पड़ने पर
और जरूरतमंदों को दी जा रही हैं और वो अनवरत दी जा रही हैं। वो अपने बजट को देख करके दी जा रही है और बजट की व्यवस्था बना करके दी जा रही है, उनको रोका नहीं जा रहा। और जितना कहा गया उतना दिया गया और 100% वो जमीन पर पहुंचा। कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया जिसमें बैकफुट पर आना पड़ा। आज हम जिस तरीके से मुफ्त अनाज का वितरण कर रहे हैं जरूरतमंदों को, वो रेवड़ी नहीं है। किसी भी सरकार की जिम्मेवारी है अपने नागरिकों को भोजन जो है गारंटेड भोजन पहुंचाने की, उस काम को कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जिन लोगों के पास में अपने मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, उनको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया और वो 2,65,000 रुपए का उन लोगों ने लाभ लिया और 4.5 करोड़ लोगों को मकान मिले। लोगों को शौचालय देखो ना, 2014 में लोग शौच करने के लिए सड़कों के किनारे बैठते थे, मुख्य रूप से दिखाई दिया। 14 करोड़ देशवासियों को शौचालय दे दिए, मुफ्त दिए। कहीं भी किसी प्रकार का जो भी व्यवस्था करनी पड़ी वो सरकार ने की, मगर अनवरत दिए और पूरी तरीके से भारत को स्वच्छ किया। तो हमने जो भी काम किए वो 100% जमीन पर पहुंचाए। यानी आप ये कह रहे हो जो हम 100% गारंटी पूरी कर रहे हैं वो सेवा है और इनकी मेवा है, जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। हम सरकार में हैं, लेकिन और जाटव जी 100% पहुंचाने के लिए काम भी कर रहे हैं, उसके लिए पैसे की व्यवस्था जाटव भी जी कर रहे हैं। एक बात मैं जानना चाह रहा था, अगर इनके, क्योंकि पीएम देश के प्रधानमंत्री, उनकी भी चिंता वाजिब है कि भाई अगर इस तरह से हालात रहेंगे तो राज्यों का बंटाधार होगा। लेकिन एक सिक्के का पहलू यह भी है, अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट करिएगा, कि देश पर जब आप सत्ता में आए यानी कि 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और मौजूदा वक्त में यह 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो यह रेवड़ी कल्चर से हुआ या फिर कैसे हुआ है? देखिए, जब हम किसी भी प्रकार से, अब आप अपने घर के लिए अपना मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो आप उसको खरीदने के लिए आपने मोबिलाइजेशन अमाउंट को आप पैसा लेते हैं, बैंकों से पैसा लेते हैं, क्योंकि आप पैसा चुकाने में सक्षम है। और बैंक आपको कर्जा जो देता है वो इसलिए देता है कि आप उसको चुकाने में सक्षम है। अच्छा, हमारी सरकार सुने, मेरी बात खत्म नहीं, अभी पूरी बात सुने। हमने जो पैसा लिया, अगर आप भी कह रहे हो कि कर्ज लेंगे, कर्ज लेकर घी पीएंगे ना सर, तो घी तो पी रहे हैं। गलत बात, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं आप, अपने डायलॉग बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लो पहले। हम जो पैसा ले रहे हैं वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, उस पैसे को वापस भी कर रहे हैं। अच्छा, हमने उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से कांग्रेस के समय में पेट्रोल जो मुल्क पेट्रोल देने वाले मुल्क थे उनसे पेट्रोल लिया, किस पर? एक के नाम में बॉन्ड दे करके। वह पैसा सर वो बॉन्ड आने के बाद कितने हो गए, मैं उस पर नहीं जा रहा। एक मिनट, आपको ये समझना पड़ेगा ना। नहीं जाटव सर, जाटव सर एक मिनट, आपने कहा कि जहां पर योजनाएं लागू करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पर किसान सम्मान निधि, आप किसानों को एमएसपी दे दीजिए ना, वो तो एमएसपी मांग रहे हैं, आप कह रहे हो कि नहीं आप किसान सम्मान निधि ले लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, एक पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जैसा कह रहे हैं कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं, तो यह योजना इसीलिए है कि अभी भी लोग गरीब हैं और आप उनको अनाज दे रहे हैं, यही बात है ना? देखो, आप क्या समझ रहे हैं कि एक एक आदमी के पास में इतना पैसा होगा कि वो खरीद पाएगा? 140 करोड़ लोगों का देश है। हाँ, और उसमें से 81 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं आपके मुताबिक। अरे 81 करोड़ लोगों को हम उनको राशन दे रहे हैं जिनको, जो मतलब आपको मालूम है कि किस तरीके से आदमी पैसा अर्जन करता है और किस तरीके से कोरोना तो चला गया सर, वो गरीबी रेखा नहीं है। हाँ, हमारी जिम्मेवारी है, हम उनको दे रहे हैं, खरीद नहीं सकते सर 5 किलो राशन। देखिए, किसी के ऊपर भी कभी भी संकट आता है, हाँ, वो कह करके नहीं आता है। तो 81 करोड़ 35 लाख लोग जो है वो गरीब है ना सर। क्वेश्चन पर क्वेश्चन दागेंगे, आपने पहला क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, दूसरा क्वेश्चन में आपने लेकर के आ गए। नहीं सर, दर्शकों तक जाना चाहिए ना कि आपकी जो गारंटी है वो सेवा है, तो वो सेवा कैसे? रेवड़ी नहीं है, मैं यही जानना चाह रहा था। नहीं है रेवड़ी,
नहीं। हर एक व्यक्ति को क्या पता कब किसके ऊपर किस प्रकार की परेशानी आ जाए। हाँ। उसको राशन देने के लिए होता है। 2007 में एक परिवार, पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। 7 लोग थे जिसमें 3 साल का बच्चा भी था। और किसी के भी पेट में जब हमने उसका ऑटोप्सी कराया तो किसी के भी पेट में एक अन्न का दाना नहीं था। कोई किसी के यहाँ पर मेहमान पहुंच जाया करता था तो पहले क्या स्थिति थी कि कहाँ से व्यवस्था होगी, कैसे खाने की व्यवस्था होगी। आज वो लोग, उनको मालूम है कि सरकार हमें ये राशन दे रही है। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान हर एक इंसान की बेसिक जरूरत है और सरकार हमारी उसको पूरा कर रही है। और इसमें ये किसी प्रकार से इसका आकलन करना कि वो गरीबी रेखा से नीचे है या ऊपर है, देखो एक दिन में सब चीजें नहीं सुधरती। मगर आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि 4.5 करोड़ लोगों को तो यानी ये मकान वोट दिया के लिए नहीं हो रहा गया, सर। उनके पास में मकान नहीं थे। 5 किलो राशन जो दे रहे हैं वो वोट के लिए नहीं दे रहे। नहीं, वोट के लिए नहीं दे रहे। हम ये जो राशन है वो हर उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो हमारे देश का नागरिक है और उसका फसल के ऊपर अधिकार है। और आपने अभी बात कही कि एमएसपी के लिए दे देते हैं आप किसान निधि। नहीं, अभी आपने पहले 1% किया किसान निधि का कि किसान निधि में आप जो है पैसा एमएसपी पे क्यों नहीं दे देते। तो आप मुझे एक बात बताएं, कोई मशरूम उठाता है तो मशरूम के ऊपर हम पूरा एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं। हम 28 जो मोटे अनाज हैं 100% एमएसपी दे रहे हैं। 100% जितनी भी दालें हैं और तिलहन हैं, हम 100%। आप इसके आंकड़े देख लें सर, कितनी फसलों पर आप एमएसपी दे रहे हैं? 28 मोटी फसलों के ऊपर C2+50 दे रहे हैं सर आप? है C2+50 दे रहे हैं? हाँ, एमएसपी गारंटेड है। एमएसपी C2+50 दे रहे हैं सर। मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल। अरे भैया, मुझे आवाज नहीं आ पाती है। जब मैं बोल दूं उसके बाद पूछो। अब बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो एमएसपी दे रहे हो आप किसानों को, C2+50 दे रहे हैं ना आप? वही रूल है, एमएसपी का रूल ही वही है, C2+50। नहीं सर, एमएसपी का रूल जो आप कह रहे हो C2+50 नहीं है। हाँ, जो आप दे रहे हो C2+50 नहीं है। फिर क्या है? आप चेक कर लीजिए सर। नहीं, आप बताओ ना क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप कह रहे हो C2+50 है तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। C2+50 है सर। बिल्कुल C2+50 है और 100% परचेज ले रहे हैं। 100%। अच्छा, तो मतलब किसानों की आय भी दोगुनी होगी। आज हमारा 70% तिलहन और दलहन जो है हम उठा रहे हैं। 70% जो हमारा आयात है एक मिनट जरा जगदीश जी और स्वामीनाथ जी को चर्चा में ले आओ। स्वामीनाथ जी। हाँ तिलक भाई। तो मतलब वो कांग्रेस सुधरेगी नहीं, जहां कुल्हाड़ी दिखाई दे वहां पैर लेकर पहुंच जाती है कि मार दो कुल्हाड़ी पर पैर। और फिर वही किया खड़गे साहब ने। अपने वादों को लेकर जनता अब एतबार कैसे करे आप पर। और जाटव जी कह रहे हैं कि देखा जो हमने कहा वो किया और आप जो कहते हैं वो पूरा ही नहीं करते। ये आपने खुद कबूल कर लिया। बोलिए जायसवाल साहब। तिलक भाई, पहले तो दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज और छठ पूजा की सभी पैनलिस्ट आपको बधाई। और देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो त्योहारों के दिन में भी प्रचार तंत्र को, प्रचार मंत्री का काम किए और अपने ट्वीट को वापस लेना पड़ा उनको। ट्वीट पे ट्वीट करते गए। देश के सबसे बड़े जुमलेबाज देश का कौन है ये पूरे जनता जानता है। आज हर लोगों के जुबान पे पहले आए, भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में काले धन आएंगे, ले जाने वाले को फ्री छोड़ देंगे और अपने साथियों को 16 लाख करोड़ फ्री में दे देंगे। चंदा लो, धंधा दो। ये पार्टी इनकी जो है नीतिगत, जो बीज व्यापारी हैं उनसे 250 लाख करोड़ चंदा ले लिया गया, जो ये 250 करोड़ चंदा लिया गया और 16 लाख करोड़ अपने स्वामीनाथ जी उन्होंने नहीं पूरा किया आपके मुताबिक। आप ही बता दीजिए आपने पूरा किया। 1 मिनट, आपका मैं रिपोर्ट कार्ड पढ़ देता हूं सर। नहीं, आप पढ़े हैं। नहीं पढ़े नहीं है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं सर, फिर से पढ़ देता हूं, जनता भी सुन लेना। जनता को आपने हिमाचल में कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप दे रहे हो? देखिए, अभी रुकिए, नहीं दे रहे ना। 1 मिनट। 80 से 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, खरीद तो 45-55 रुपए रहे हो सर। आपने कहा 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। अभी तक सिर्फ 1300 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया आपने, दावा। आपने महिलाओं को कहा 1500 रुपए देंगे महीने के, सर नहीं आ रहे खाते में। और आपने कहा पुरानी पेंशन लागू करेंगे, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए आपके पास नहीं है सर पैसा। देखिए तिलक भाई, हिमाचल का घटना आप जान रहे हैं, जो भस्खलन हुआ जिससे
इतना बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल को। प्रधानमंत्री जो अपना वादा करते हैं कि हम सहयोग करेंगे, तो अपने इस तरह से सौतेला व्यवहार देश के साथ, यानी देश सब उन्हीं का है, प्रधानमंत्री है, उनको सबको सहयोग करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के राज्यों को सौतेला व्यवहार करने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। दूसरी बात, हम जायसवाल साहब आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, अगर प्लीज फोन। हाँ हेलो, नहीं दे रहा है सर, प्लीज फोन अगर पास लेकर आप आए, हेडफोन हटा के अपनी बात रखिए। 10 गारंटी हम दिए थे, जिसमें 5 गारंटी हम हिमाचल में दे रहे हैं, और 52 लाख करोड़ हम कर्नाटका में अभी तक जनता के जो वादे किए थे वो पूरा करने में खड़गे साहब ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए सुनिए, खड़गे साहब जी भी कह रहे हैं कि हमको उतनी गारंटी देना चाहिए जितना हम कर पाए। अच्छा। क्योंकि जो 70 साल तक हम ऐसी राज नहीं किए, लोगों के गारंटी को पूरा करते गए। ये जो कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना किसकी चालू की गई? तो बजट के आधार पर क्यों नहीं करते गारंटी आप वादा? खड़गे साहब कह रहे हैं कि बजट के आधार पे करो, दिवालिया घोषित करवा दो। बजट के अनुसार पर करो, क्यों कहते हो 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, पूरे नौकरी वैकेंसी। रेलवे का रोज दुर्घटना होते जा रहा है, दिवाली और छठ पर जो हालात हुए हैं, आप 11 साल में क्यों नहीं सुधारे? रेलवे मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ, आप नारे लगाने लगते हो। नहीं, गारंटी की बात बोल रहा हूँ ना। 2 करोड़ गारंटी है। मैं पहले मेरा सुन लीजिए ना, मैं 2 लाख रुपया लोन माफ तेलंगाना में कर दिए किसानों का। ये तो डबल आय कर रहे थे 2022 में किसानों का। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 450 रुपया में सिलेंडर देने का वादा किए थे। 3850 रुपया क्विंटल धान खरीदने का वादा छत्तीसगढ़ में करके आए थे। क्यों उन्हें अपना वादा, क्यों नहीं झारखंड यहाँ पर राजस्थान में 450 में सिलेंडर दे रहे हैं? क्यों ना 450 रुपया में सिलेंडर मध्य प्रदेश में दे रहे हैं? 500 रुपया में छत्तीसगढ़ में देने का वादा किए थे। ये जाते हैं तो यानी जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं, कहते ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर फ्री दूंगा, और 28,000 महिलाओं के खाते में तो डालते रहूंगा मुस्लिम बहनों को। इधर संकल्प पत्र लेके प्रधानमंत्री जी घूमे। अब आपकी बात आ गई, 1 मिनट जाटव जी वेट करना चाह रहे हैं, 1 मिनट श्याम प्रकाश जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर जगदीश जी को पूरा बात। 1 मिनट सुन लीजिए ना, 1 सेकंड छोड़ लीजिए। स्वामीनाथ जी आपकी बात आ गई सर, आपके खड़गे साहब बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। जो बात उन्होंने कही वो आप देखिए ना सर, उसी का तो असर दिखाई दे रहा है। जाटव जी अपनी बात रखिए प्लीज। प्रधानमंत्री जुमलों के बादशाहियत फैलाए हुए हैं, जो 2 करोड़ नौकरी से शुरू किए थे। तो सर आप भी हिमाचल में खटाखट का वादा कर रहे थे ना सर? में हमारा तो कहां गया खटाखट कर्नाटक में? की सरकार महिला सुरक्षा की बात करते थे, जाटव जी अपनी बात, जाटव जी का ऑडियो प्लीज। कहाँ गया स्मार्ट सिटी? देखिए, जिस तरीके से जायसवाल जी बोल रहे हैं, इनसे एक बात पूछना कि हिमाचल प्रदेश में इन्होंने टॉयलेट टैक्स क्यों लगाया? हमने तो पूरे देश को फ्री ऑफ कॉस्ट टॉयलेट दिए, और हिमाचल प्रदेश में आप 300 रुपए प्रति टॉयलेट हर घर से आप वसूली कर रहे हैं। आपका कौन सा तरीका, आप चाह क्या रहे हैं आखिर देश की जनता के साथ में? हिमाचल प्रदेश में आपने जो स्थिति पैदा कर दी है, लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम कर दिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और ठीक वही स्थिति आपने कर्नाटक में कर दी। और कर्नाटक, वहां पर तो आपने ऐसा भ्रष्ट हमारे को मुख्यमंत्री दिया है कि वो जिस तरीके से जमीनों के घोटाले कर रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उसके बाद में देखा ना कि किस तरीके से अपने कुछ जो प्लॉट थे उनको वापस कराया, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि उस जो स्कैंडल है उसमें स्वयं वो फंस रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बुरी तरीके से न केवल कर्नाटक में जो भूमि घोटाला उसमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने गारंटी जो दी चुनाव जीतने के लिए, उन गारंटी के लिए वो फंड्स मैनेज नहीं कर पा रहे। खाली सत्य प्रकाश जी, इतना बढ़िया नाम है जाटव जी आपका, सत्य प्रकाश। आपके देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले जुमला दास्तायत कौन पैदा किया देश में? कहते हैं रेवड़ी प्रथा ये है, तो रेवड़ी पूरे दे रहे हैं जी अपने नाम का भैया। तो रेवड़ी अपनी जनता को समझाएं, हमने जो वायदा किया हम दे रहे हैं, डबल इंजन का प्रधानमंत्री और करते हैं। महिलाओं का शोषण, महिलाओं का बलात्कार भाजपा के विधायक करते हैं, भाजपा के मंत्री करते हैं।
उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी रिपोर्ट में देखिए ना, सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित है। महिला सुरक्षा का गारंटी स्वामीनाथ जी, आज महिला सुरक्षा की बात नहीं होगी ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सर, आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं। एक मिनट, आप ट्रेन पटरी से हट रही है, आप पटरी से हट रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना प्लीज। भैया जगदीश जी, जगदीश जी एक मिनट, जगदीश जी बहुत देर से वेट कर। जगदीश जी कैसे आप? जगदीश जी, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट 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 गारंटी, उस पर खड़गे जी कह रहे हैं कि पहले बजट देख लो फिर खटाखट करो मामला, वरना फिर हिमाचल और कर्नाटक में जो हाल हुआ पब्लिक खिलाफ हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, पब्लिक खिलाफ हो ना, भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोल करके आ रही है, भोली वाली जनता को बेवकूफ बना करके आ रही है। अब जैसे जाटव जी बैठे हुए हैं, तिलक जी झूठ बोल कर इस देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। जैसा कि अभी आप ही ने बताया कि 55 लाख करोड़ 70 साल में कांग्रेस का 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था देश के ऊपर, कांग्रेस के और इन्होंने 10 साल में 100 लाख करोड़ बढ़ा दिया। तो ये तो झूठे लोग हैं और झूठ का एक गुब्बारा फोड़ते रहते हैं प्रधानमंत्री इनके। आप देखेंगे, आप बताइए, 2 लाख युवाओं को हर साल रोजगार दे रहे थे, बुलेट ट्रेन चला रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे, भ्रष्टाचार एक दिन में 25 घंटे में खत्म कर रहे, महंगाई खत्म कर दे रहे थे। जो डीजल और पेट्रोल के दाम कभी इतने नहीं बढ़े, उतना बढ़ा करके इन्होंने रेट दिया। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पूंजीवाद, 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पूंजीपतियों का माफ कर दिया और गरीब किसानों का ये 1 लाख या 70,000 करोड़ रुपया नहीं माफ कर सकते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार पे आकर डूबे हुए हैं। उसमें सबसे बड़े रेवड़ी बात, जितनी ये बात बोलेंगे तिलक जी, वो अपने ही खिलाफ जो काम ये करते हैं वो उसी को ये कर्नाटक में जो वादे किए और जो हिमाचल में वादे किए थे, वहां तो कर्जा वाली हालत तो आप देख रहे हैं, तो वो वादे भी तो झूठे हैं। आप अपने की इतना संकुचित क्यों करते हैं? इन्होंने तो पूरे देश से वादा, कर्नाटक और हिमाचल की बात छोड़ दीजिए, इन्होंने तो पूरे देश से वादा करके झूठ बोला था और पूरे देश को बेवकूफ बना करके केवल इनका एक एजेंडा है, धर्म के नाम पे वोट मांगना, धर्म के नाम पे वो करना। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, जगदीश जी एक मिनट रुकिए ना, इस देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जी मैं मानता हूं उनको, जी आप भी मानते होंगे? बिल्कुल मानता हूं। जिन्होंने कहा था कि पैसे कभी पेड़ पे नहीं उगते। एक मिनट रुके ना सर, आप ये कह रहे हो कि यही रेवड़ी बांट रहे हैं, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उनकी सरकार में भी 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई थी किसानों की, तो फिर वो रेवड़ी में डालूं कि नहीं? नहीं, वो तो नीड थी, देश की आवश्यकता थी। देश की आवश्यकता, चुनाव से पहले समाजवाद पार्टी लगी। नहीं, समाजवाद था। अच्छा वो समाजवाद, गरीब किसानों को, चुनाव से पहले समाजवाद, उनकी गरीबी दूर करने के लिए वो काम था। और आज तक ये 16,000 करोड़ 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये पूंजीवादी सरकार है, ये इनको किसान और गरीब नहीं दिखाई देता, ये गरीबों के दुश्मन है तिलक जी। और ये गरीबों से और पिछड़ों के, दलितों को फिर मैं आ रहा हूं, विपिन जी आपके पास आ रहा हूं। जाटव जी, जगदीश जी कह रहे हैं वो रेवड़ी कल्चर में ये जो आपने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, वो आएगा रेवड़ी कल्चर में कि नहीं? उसके लिए कांग्रेस को हम धन्यवाद देते हैं, देश का हर नागरिक धन्यवाद देता है जिस तरह से गरीब किसानों की कांग्रेस ने मदद की थी। जगदीश जी एक मिनट रुकिए ना, आपने नारा दिया था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने हटा दी क्या? एक मिनट सर, इन्होंने क्या किया? आपने कहा कि कर्ज माफी कर दी, भारतीय एमएसपी तो दिला नहीं पाए किसानों को, एमएसपी तो दिलवा नहीं पाए आप। किसको? किसानों को। आपकी सरकार में एमएसपी तो रोके हुए भारतीय जनता पार्टी थी। सर मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूं। नहीं, मेरी एमएसपी कानून ले आते, आप कहते बीजेपी रोके हुए। एक मिनट रुकिए, आप जाटव जी रहेंगे। जाटव जी वो कह रहे हैं उद्योगपतियों के जो 16 लाख करोड़ माफ किया आपने, 16 लाख करोड़, उनको रेवड़ी कल्चर में जोड़े कि नहीं जोड़े? नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि कब कहां किसने 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया और किस आधार पर ये बोल रहे हैं। तो 16 लाख करोड़ रुपया काफी वर्षों से सुनने में आ रहा है, अब तो ज्यादा कर दिया होगा।
मुझे समझ नहीं आता कि कब माफ किया। तो उद्योगपतियों के कोई माफ नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम कि कहीं किसी कोई राइट ऑफ नहीं हुआ। नहीं, क्या आपको मालूम है कि किस कंडीशन में हुए, किसके माफ हुए? नहीं, कंडीशन बोल रहे हैं और इसका हम जवाब टीवी में बंद कर दी हुए। ये केवल बैठ करके बोल रहे हैं कि उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए, तो माफ किसके हुए? आज देश के उद्योगपति जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, और ये जो है ना 16 लाख करोड़ रुपए पिछले 7-8 साल से तो मैं लगा 16 लाख करोड़ कह रहे हैं कि ना, जो विपक्ष का आरोप है वो यही तो है कि भाई उद्योगपतियों पर ही पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड कर रही है। तिलक जी, इसका आधार भी तो पूछो ना कि कितना किस का माफ किया गया। केवल 16 लाख करोड़ रुपए बोल देंगे और एक दो उद्योगपति का नाम रटा हुआ उसको बोल देंगे। अरे ये कोई ये शायद हम बोल रहे हैं उनको माफ कर दिया, भी जरा बताइए के ऑफिस में आज देश की जो हमने आर्थिक जो स्थिति 2014 में हम 11वें नंबर पर थे, आज हम 5वें नंबर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी हम देश में देश के लिए प्रगति कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार मुल्क कौन है? अमेरिका है। तो आप उसको अगर अमेरिका सबसे ज्यादा कर्जदार मुल्क है तो क्या उसकी स्थिति आर्थिक स्थिति खराब है? व्यापार करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए पैसा लिया जाता है। और जो भारत में भी जो है ना वो विकास करने के लिए कर्जा बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आग्रह करूंगा तिलक जी कि ये सारे सम्मानित प्रवक्ता बीच में कोई ना बोले। मैंने भी बड़े ध्यानपूर्वक धैर्य से सुना है सबको। देखिए, दो बातें बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए। एक, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो रहे हैं, जिसकी रिवायत रही है हिंदुस्तान में, ऐसे कर्जे दे दिए कि जो वापस नहीं आए, और उनको आप बोले कि ये इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स थे, भगोड़े थे, भाग गए कर्जा लेके, जिन्होंने अर्थव्यवस्था पे सीधी चोट मारी है। दूसरी बात है, कर्ज माफी की जब हम बात करते हैं, ये भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसको नमन करते हैं, ये तो इतने वर्षों से खुदकुशी करते आए हैं। तो किस सरकार की सोच उस दिशा में गई है? क्या आपने उस दिशा में काम करा है यहां पर कि वो भी एक रिवायत सी रही है? कितना दुख होता है बोलते हुए कि देश का अन्नदाता यहां पर खुदकुशी करने पे क्यों मजबूर हो जाता है? कोई ना कोई तो कारण होगा। तो यहां पर मुझे लगता है ये विफलता रही है सारी सरकारों की आजादी के बाद। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। दूसरी बात सोच जानी चाहिए कि आप बात करें वोकल फॉर लोकल की, और सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करें। और हम बात करते हैं जय जवान जय किसान, उसके साथ जोड़े जय विज्ञान जय अनुसंधान, और 2 कदम बढ़े कि ग्रो इन इंडिया। यहां पर एमएसपी की तो बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, प्रवक्ता को, बड़े सम्मानित है। तो यहां पर जनाब मेरे सवाल एक आम आदमी पूछना चाहेगा आपसे कि आप जो बात मोदी सरकार को घेरते हैं, निश्चित बात है ये आपका हक बनता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप मुकम्मल तरीके से आवाज उनको घेरें, उनकी खामियों को उजागर करें। लेकिन आपकी सरकारें आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं? कौन सत्ता पे काबिज रहा है? आपने क्यों नहीं एमएसपी पे लीगल गारंटी दे दी? यहाँ आप अगर रहनुमा बनते हैं देश के अन्नदाता के, तो आपने क्या काम करे थे? तो यहाँ पर यह बात भी तय है, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। लेकिन एक बात तय है कि कुछ मुद्दे जो जनमानस से जुड़े हैं और जो बड़े गंभीर मुद्दे हैं, वहां पर यह अपेक्षा करी जाती है। एक आम आदमी उम्मीद करता है आप सारे नेताओं से, जिनको आदर्श समझा जाता है, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं सारे नेताओं से, क्योंकि तभी चुनावी मैदान में जब जनता उतरती है अपना बेशकीमती वोट डालने, तो उम्मीद लगाती है कि आप उनके अच्छे दिन लाएंगे, जायसवाल साहब अधूरे सपने पूरे करेंगे। विपिन जी कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? आज आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं किसानों को लेकर, जब सरकार में थे, सत्ता में थे, कर देते। और वैसे भी ये एक थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा और जोड़ देता हूं मैं इसमें कि भाई अगर कृषि स्टेट सब्जेक्ट है तो आपके पास राज्यों में सरकारें, वहां लागू कर दो, कोई नहीं, जाटा जी नहीं रोक पाएंगे आप सुने नहीं मेरा बात, आप देख लीजिए, तेलंगाना में 2 लाख तक किसानों का लोन माफ कर दिए, 1,67,000 यानी छत्तीसगढ़ हमारी सरकार थी। नहीं, आपने सुना नहीं विपिन जी की बात, वो ये कह रहे कर्ज माफी नहीं, एमएसपी लागू कर दो, कर्ज माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले एमएसपी से ज्यादा हम 2580 रुपए क्विंटल धान और गोधन, न्याय गोबर तक खरीदे हम छत्तीसगढ़ सरकार में, हमारी सरकार रही तो
किसाने के इनके जैसा नहीं कि 2022 में बोले दुगनी आय ला दूंगा, एमएसपी लागू करूंगा। स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे दिए, लेकिन उनको उसी मुद्दे पर तो हमको सरकार में हम वापस नहीं, नकारे लोग हमको। हमारी कुछ गलतियां थी, उसके लिए हम सत्ता से बाहर हुए। ये सत्ता में 11 साल से बैठे हैं तिलक भाई, विपिन भाई भी सुन रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जो जो वादे करके आए, ये नौकरियां वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, काहे न रोजगार दे रहे हैं? रोजगार के लिए युवा तो पेपर लीक हो जाते हैं इनके सरकारों में। तो जिस तरह से आज बेरोजगारी का दम भर रहा है, 154 लाख करोड़ देश पे खर्च हो रहा है, महंगाई यानी छोटे छोटे चीज जाके खरीदिए क्या गलत वक्त पे खड़गे साहब ने ये बयान दे दिया? क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में चुनाव है। तिलक जी, आपको आप बधाई के पात्र हैं, मैं साधुवाद दूंगा आपको। बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। देखिए, कुछ लोग तो ये भी बात बोल रहे हैं कि जब प्रियंका वाड्रा वहां पर गई थी अपना नामांकन करने, तो वहां पर जब उनको बाहर खड़ा रखा करा कांग्रेस के मुखिया को, एक तरफ आप बात करते हैं कि हमने दलित मुखिया बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर जब उनको बाहर खड़ा करा गया और वो जो दृश्य थे, तो उसे निश्चित बात है बहुत दुख हुआ। तो क्या ये कुछ जो आकलन करने बैठे हैं विश्लेषक, वो ये भी बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या ये उनका आक्रोश सामने आया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, कि जो ये आईना दिखाने का काम करा है? मैं उसको सेल्फ गोल नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा क्योंकि उन्होंने जो बात बोली है उसके बहुत मायने हैं, उससे बहुत कुछ सीख मिलती है, बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है कि आप उतने ही पांव फैलाएं जितनी आपकी चादर है। जी, आप देखिए जो बात विपिन जी कह रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर अब जनता को क्या मुंह दिखाएंगे आप? जब खड़गे साहब ये बात बोल रहे हैं तो आपकी गारंटी पर कौन एतबार करेगा? कल को फिर आप ये कहोगे कि भैया जैसे आपने हिमाचल और कर्नाटक में कह रहे हो हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम क्या करें भाई? तो जनता कहेगी कि भाई जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो गारंटी क्यों कर रहे हो, क्यों दे रहे हो गारंटी? इसकी गारंटी की कोई कुछ गारंटी नहीं है, तो फिर गारंटी किस काम की? मोदी जी की गारंटी का कौन गारंटी ले रहे हैं आप बताइए ना। मोदी जी आए थे 100 स्मार्ट सिटी बनाने, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दिए थे, बुलेट ट्रेन बनाने की गारंटी दिए थे, गांव को गोद ले रहे थे इनके सांसदों। बताइए, एक भी गारंटी पूरा किए हैं तो बताएं। और जो सड़क बना है उसका टैक्स कितना, हम लोग दिल्ली से बनारस जाते थे, 600-650 रुपया रोड टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगता था, 1300 रुपया लगता है, तो वसूला जा रहा है जीएसटी के माध्यम से। कोरोना काल में 3500 फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और आज तक नहीं खोला। हमारे जो बात विपिन जी कह रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड की जनता को कैसे समझाओगे? यही बात है विपिन जी। महाराष्ट्र और जनता को जितना ओढ़ना, जितना चादर रहेगा उतने बड़ा वादा गारंटी देंगे। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया और वादा तेरा वादा कहाँ गया वादा? यदि वादा सही नहीं रहेगा तो वादा क्या सही रहेगा? आपको तो सत्ता से पूछना चाहिए, 23 राज्यों में इनकी सरकार है, वही बात गारंटी कौन डबल इंजन का पूरा किया? मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं जायसवाल जी आपके साथ खड़ा हूँ। मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ पर आजादी के बाद विपिन भाई इसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन सुन लीजिए। आजादी के बाद की बात बता रहे थे। आजादी में आप देखे होंगे चंपारण महात्मा गांधी जी गए हुए थे, देश के हालात क्या था। चंपारण में घर जाते हैं, सूट बूट निकाल के फेंक देते हैं, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। उस महिला घर के उसके पास साड़ी नहीं रहता है कि 2 साड़ी बहू और उसकी सास पहन सके। एक साड़ी में एक आती है, दूसरा फिर दोबारा पहन के आती है। तो गांधी जी ने कहा कि 2 साड़ी एक ही साथ बुलाओ, उनको आशीर्वाद बात करना है हमको, बहू से भी और सास से। तो आप बोले कि नहीं, घर वाला बोला कि नहीं, दोनों साथ में नहीं आ सकता है क्योंकि हमारे पास एक ही साड़ी है। गांधी जी ने सूट बूट को निकाल दिया, 1 मिनट, सूट बूट को निकाल कर वही मर्किन का कपड़ा लपेट कर एक गांधी थे जिनको पिक्चर द्वारा प्रधानमंत्री जी जानते हैं, जो गुजरात में ही पैदा साबरमती के पुत्र में कर दिया कमाल। लेकिन यही गांधी ये गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो पहले चाय बेचते आए, आज सूट बूट की सरकार बड़े पूंजीपतियों का हाथ हो गया। 16 लाख करोड़। स्वामीनाथ जी 1 मिनट रुकिए ना। विपिन जी जो बात कह रहे हैं उस पर आपने गौर नहीं फरमाया। विपिन भाई से पहली 1 मिनट जायसवाल जी, मैंने भी सुना आपको 1 मिनट, कि यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर मैं तो ये बोलता हूं, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है तो उसमें पूर्व सरकारों का भी योगदान रहा है, इतने महान अर्थशास्त्री रहे हैं उनका भी योगदान रहा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जिनका भी जिक्र कर रहे थे तिलक जी, बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं।
उनका पूरा देश सम्मान करता है। और अगर आज के वर्तमान दौर में हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 5वें पटल पे खड़ा है, तो इसका श्रेय भी मैं सरकार की नीतियों के साथ साथ देशवासियों को दूंगा और यहाँ पर पूर्व सरकारों को भी दूंगा। लेकिन एक बात बड़ी गंभीर है, ये मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डबल डिजिट में पहुंचेगी। जगदीश जी, एक मिनट जगदीश जी, देखने के लिए आपने सुनी नहीं विपिन जी की बात को? विपिन जी की बात जिक्र किया है, आप कह रहे हो उनका नाम नहीं लोगे? नहीं, सर आप लोग सर्टिफिकेट दे देते हो 1 मिनट में, बात को सुनिए। नहीं, ये तिलक जी उन्होंने घुमाया भी सरकार। मनमोहन सिंह ने बाद में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब इस देश से उदारीकरण वैश्वीकरण लाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन दान दिया था। और ये भी इनको विपिन जी भूल रहे हैं उसको। नहीं, आपसे सरकार की सुनवाई करने के लिए मैंने ये बात बोली। 1 मिनट माननीय, 1 मिनट मान्यवर, 1 मिनट मेरी एक बात सुनिए। मैंने ये बोला, आपने कहा शास्त्री जो भी हो, जिस सरकार के भी रहे हो, वो लोग ये बात बोलते थे कि डबल डिजिट इकोनॉमी बनाएंगे। सोच अच्छी है, मंशा अच्छी है, लेकिन एक आम आदमी पूछ रहा है कि वो दिन कब आएगा। मोदी सरकार से भी पूछता है, पूर्व सरकारों से भी पूछता है और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से पूछता है, इसमें क्या गलती हो गई? हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो अभी इस समय सपना संजो के बैठे हैं कि 30वें स्थान पे भी हम लोग आएंगे या डबल डिजिट इकोनॉमी बनेगी, फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे। तिलक जी इनको काहे इतना समय दे रहे हैं? आपको आपत्ति है उस चीज में? बिल्कुल आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति। आप सरकार की बढ़ाई करने के लिए बैठे हैं। सरकार की बढ़ाई पर वो सवाल उठा रहे, आप करो सरकार की बढ़ाई। 1 मिनट रुकिए ना जगदीश जी। तिलक जी जब मैं श्याम प्रकाश जाटव जी के पास जाऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में कोई ना बोले, इसलिए मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं। अब आप समझाइए 1 मिनट सुन लीजिए ना। आपकी नजर में रेवड़ी क्या है और आपकी नजर में सेवा क्या है, गारंटी को लेकर ही मैं आपसे पूछता हूं। जगदीश जी बताइए। देखिए तिलक जी, बस आप गोई से मैं उत्तर देता हूं। रेवड़ी हर सरकार बांटती, जिसकी भी आती है वोट के लिए रेवड़ी सब बांटते हैं, खिलाते आदर्श सब है, आइडियलिज्म सब करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी नहीं बांट रही? आज किसान भी जितनी भी योजनाओं में रेवड़ी, किसानों सम्मान निधि रेवड़ी नहीं है क्या? है रेवड़ी नहीं तो क्या है? ये जो रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी हम करें तो सेवा, ये करें तो पाप, ये बात नहीं होती। रेवड़ी तिलक जी बिल्कुल साफ बात है। सर सरकार में आप भी रहे हो, आप अपने घर से पैसा नहीं लाते हो आप लोग, ये जनता का ही पैसा है। जो जनता का टैक्स होता है तिलक जी, उसी में हर सरकारें राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए सारी की सारी सरकारें, कोई भी, यानी आप भी मान रहे हो कि आपने भी रेवड़ियां बांटी है? सबसे केवल समाजवादी पार्टी की सरकार है जो कभी भी रेवड़ियों पे विश्वास नहीं किए। ये बराबरी, देश की जनता में गैर बराबरी खत्म करने के लिए समाजवादी लोग काम करते हैं। आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांटती कि नहीं? कौन? आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले कर दिया, आपने मेरा वो वक्तव्य नहीं सुना कि कोई भी सरकार अछूती नहीं है और उसमें टॉप पे भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेता आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हम रेवड़ी कल्चर खत्म करेंगे। इतनी रेवड़ी कल्चर की इनकी लिस्ट बता दें तिलक जी कि वो जो है खत्म ही नहीं होगी आपके पूरे डिबेट में। लेकिन ये बोलेंगे भाई कि रेवड़ी कल्चर खत्म हो। मुझे तो आपत्ति हो गई है जो बैठे विपिन जी है इनकी बात से। देश में अर्थव्यवस्था के मामले में बोल रहे थे और आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस देश को नया जीवन दान दिया 92 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनका नाम लेना ये भूल गए। ये सरकार की वाहवाही कर रहे हैं ये लोग जो बैठ जाते हैं तिलक जी। तो जो ये आपके पैनल में तो ये लोग सरकार की वाहवाही करने के लिए बैठे। नहीं, 1 मिनट, कोई वाहवाही नहीं कर रहे और समाजवादी, हम भाजपा मैं आपको चैलेंज करता हूँ। पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अरे आप भाजपा को घेरते हैं, जब भाजपा को घेरते हैं तो भाजपा वाले बोलते हैं कि हम फलाने के प्रवक्ता बन गए, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने शायद सुना नहीं, आप इसी की रिकॉर्डिंग सुनिए प्रोग्राम की। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का नाम ले रहा था, मैंने बोला था श्रेय उनको जाता है, बड़े महान अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री हैं देश के, उनका बड़ा सम्मान करता है देश। आपने सुना नहीं? धन्यवाद विपिन जी, आपको धन्यवाद। अगर आपको मनमोहन सिंह जी का, जगदीश जी, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि हम वही बात बोले जो आपको पसंद हो
तो ये उम्मीद मत रखिए। उनकी नीतियां ये उम्मीद बेईमानी है। जो सच है नहीं, एक मिनट, सत्य की लड़ाई है। मैंने लोग झूठ में जैसे सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ शांत प्रकाश जाटव जी को पूरा वक्त मिलेगा। आप जगदीश जी प्लीज सुन लीजिए। आपने जो सवाल उठाए हैं वही सवाल जो स्वामीनाथ जायसवाल जी ने उठाए हैं, वही सवाल मैं आपके सामने पूछूंगा। आपने गारंटी का जिक्र किया और रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया। इनका कहना यह है, यानी विपक्ष का आरोप है कि आपने देश के सामने सबसे बड़ी गारंटी रखी थी शांत प्रकाश जाटव जी 15 लाख रुपए देने की। क्या वो गारंटी पूरी हुई? आपके पास में कहीं इस प्रकार का दस्तावेज है जिसमें हमने 15 लाख रुपए देने की गारंटी दी थी? आप जगदीश जी का ऑडियो नीचे रहेगा। जगदीश जी प्लीज, जाटव जी अपनी बात रख रहे हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। तिलक जी, आप बहुत सुलझे हुए जो है ना हमारे एंकर हैं, कहीं भी एक स्थान बताएं जहां पर 15 लाख की गारंटी। ठीक है, आपने 15 लाख का वादा नहीं किया था। आप ये कह रहे हैं कि 15 लाख का वादा नहीं किया था, लेकिन आपने पेट्रोल के दाम कम करने का वादा किया था। क्या वो गारंटी पूरी हुई? देखिए, अब आ जाते हैं ये जो आपने कहा ना कि पेट्रोल का दाम कम करने का विषय है कि अभी जिस तरीके से हमारे तमाम जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के समय में उनके अर्थशास्त्रियों ने देश को बहुत बढ़िया इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर दिया। इसमें बिल्कुल मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि पहले की सरकारों ने बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर दिया। हमारी सरकार जब आई तो हमने उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो इनसे गलतियां हुई वो गलतियां न करके हमने नए उसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया और आज उसका परिणाम है। हमने जिस वक्त में पेट्रोल का जिस वक्त में हमने सरकार संभाली थी, उस वक्त में बहुत बड़ा जो पेट्रोल के जो मुल्क जो सप्लाई देने वाले जो मुल्क थे, उन मुल्कों के ऊपर बहुत बड़ा हमारा जो कर्ज पड़ा हुआ था जो हमें चुकाना था। अच्छा। इस कारण से वो जो पेट्रोल के जो दाम है, हमने बहुत टेक्निकल तरीके से उसको कंट्रोल किया और जिस तरीके से उस वक्त पेट्रोल के दाम तो 100 रुपए तक पहुंच गए ना सर। वहां तो बात हो रही थी, जो आपके समर्थक थे वो कह रहे थे कि 35 रुपए तक मिलेगा। आप सुने, जिस वक्त में हमने 2004 में सरकार छोड़ी थी, तब था 18 रुपए, और 2014 में जब हमने सरकार जो हमारे पास में आई, उस वक्त में पेट्रोल का दाम था उस वक्त 82 रुपए। वहां से 82 रुपए तक पहुंचे और 82 रुपए से आज हम 90-95 रुपए के रेट है। तो आज हम कितना परसेंट बढ़े और उस कर्जे को भी चुकाया और साथ ही साथ भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा। नहीं विपिन जी, वो कह रहे हैं 82 रुपए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। पहले मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने बोला 15 लाख की बात कि कहीं पर दस्तावेज या कोई ऐसा है डॉक्यूमेंट। जनाब, अगर चुनावी मैदान में जाके आपके नेता बोल जाते हैं कि यहाँ पर 15 लाख आएंगे बैंक अकाउंटों में, तो अपने आप में वो प्रमाण है। आप मुझे मैनिफेस्टो में एक लाइन दिखा दें। अच्छा, वो कह रहे हैं मैनिफेस्टो में, यही बात बहुत बढ़िया है। उनकी बात आने दीजिए प्लीज, जाटव जी की बात आने दीजिए प्लीज। जाटव जी ने सबको संयम के साथ सुना। आप अब तीसरी गारंटी आपने कहा कि नहीं, पेट्रोल को लेकर जो बात थी, आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यह आपकी गारंटी थी। कितनी बन पाई सर? नहीं, इसके बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं है। अगर नेक्स्ट डिबेट में मैं जरूर ये उपलब्ध करा पाऊंगा कि क्या आपकी एक और गारंटी। आपने कहा था कि गांव गोद लें, वो गांव गोद में है या कुछ बड़े भी हुए? देखिए, गांव गोद लेने की जो व्यवस्था है वो हर एक सांसद को गांव गोद लेने हैं और गांव गोद लिए हैं, सभी गांव गोद लिए गए। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के काम को कई बार देखता हूं और उसमें तमाम गांव गोद लिए गए हैं और उन गांवों में जो विधिवत रूप से जो सब जो वहां पे इसका जो वहाँ की लोकल जो गवर्नेंस है, यानी पंचायत और प्रधान का जो है, यानी आप कह रहे विकास हो रहा है, नहीं उसके ऊपर पूरी निगरानी है और वह लोग अपने आपने एक और गारंटी दी थी कि डॉलर और रुपए को लेकर आपने गारंटी दी थी, तो वो गारंटी भी पूरी हुई? हाँ, उसमें मैं एक बात कहूंगा कि आज हम जो है जिस तरीके से डॉलर और रुपए की बात कहें तो आज 39 देश हैं हमारे जो हमारे पैसे में, हमारी करेंसी में हमारे साथ में व्यापार कर रहे हैं, जिसमें रशिया मुख्य रूप से है। तो हम
उस लाइन से हट करके हमने अलग लाइन बना दी है और उस लाइन के ऊपर हमारा इस वक्त में मुल्क काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि हमारा जो तो हम कमजोर होते जा रहे हैं। नहीं तो डॉलर इज नॉट, डॉलर हमारे लिए मुख्य नहीं, हमारा रुपया जो अच्छा, अब डॉलर हम अपने रुपए की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, रुपए में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और 39 मुल्क जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपने कहा था हमारे साथ में आपने कहा था कि हम सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, तो क्या कम किया आपने? नहीं, सिलेंडर के दाम जो सब्सिडाइज रेट पर देने की बात है तो वो तो हमने दिया है। नहीं, आपने चुनावी राज्यों में कहा 450 रुपए का देंगे, आपने राजस्थान में कहा, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा हमने तो कोई वादा नहीं किया था ऐसा। सदन में बोला ना केंद्र सरकार ने। सिलेंडर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, सिलेंडर के बारे में तो ये वादा। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो इस पूरी बहस में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि ओपीएस। ओपीएस आपकी नजर में रेवड़ी है या फिर नहीं? ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के हमने नई पेंशन स्कीम जो हमने नेशनल पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था और सही मायने में ओल्ड पेंशन स्कीम देश के ऊपर कहीं ना कहीं जो है ना बोझ की स्थिति पैदा होती है। बोझ की होती है। हमने तो नेशनल पेंशन स्कीम को ये बोझ आप हल्का क्यों नहीं करते हो? अगर आपकी नजर में ओपीएस रेवड़ी है तो ये बोझ आप अपने घर से भी हल्का कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर जो सांसद ओपीएस ले रहे हैं तो वो सांसद ओपीएस क्यों ले रहे हैं? जो विधायक ओपीएस ले रहे हैं तो वो ओपीएस क्यों ले रहे हैं? तब देश के ऊपर बोझ नहीं बढ़ता सर। जब यानी आप ओपीएस लो तो बहुत बढ़िया, और अगर सरकारी कर्मचारी ओपीएस मांगे तो आप कहो कि देश के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। ये कौन सी बात हुई सर? देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम इस वक्त में लॉन्च की गई है, उसके ऊपर काम हो रहा है। विधायक किस कैटेगरी में ले रहे हैं या जो है ना सांसद किस कैटेगरी में ले रहे हैं? सर, सांसद और विधायकों पर भी जो है ये लागू करिए ना, तो आप ओपीएस क्यों खाएंगे? नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस प्रकार उनको दी जा रही है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। सर, अभी तो आप ओपीएस को रेवड़ी मान रहे हैं। नहीं, अगर सांसद और विधायकों को ओपीएस मिल रहा है, मैं रेवड़ी नहीं कह रहा तिलक जी, ओपीएस लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी तो सर लाइबिलिटी आप क्यों बढ़ा रहे हैं ओपीएस के ऊपर? वो बोझ है। अगर सरकारी कर्मचारी आपकी नजर में बोझ है, ओपीएस बोझ है, तो फिर लाइबिलिटी आप क्यों बढ़ा रहे हैं? सांसद और विधायक क्यों ले रहे हैं ओपीएस? मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, मगर मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। ठीक है, वो दो पेंशन ले रहे हैं सांसद विधायक, तो उसको देखे वो क्या है। हमारे एजेंडे में अभी कहीं इसकी चर्चा हुई नहीं है, अब आपने विषय रखा है, हो सकता है वो एजेंडे में आएगा विषय। अच्छा, तो मतलब ओपीएस आपके लिए अच्छी है और सरकारी कर्मचारी के लिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम देश के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है, इसलिए नेशनल पेंशन तो सर सबसे पहले आप सांसद और विधायकों की ओल्ड पेंशन स्कीम रोकिए। कितने हैं सांसद और विधायक अच्छा जो पेंशन ले रहे हैं? मैं उनको देने के हक में नहीं हूँ। अभी तो आप उनके अभी तो आप कह रहे हो कि आप सुने, वो कितने हैं? मैं उसको देने के हक में नहीं हूँ कि उनको दी जाए या ना दी जाए। जो भी देश के हित में जो भी स्टेप उठाया जाए, जो अन्य कर्मचारियों के साथ में, वो उनके साथ भी लागू होना चाहिए। लेकिन सर, तो फिर आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? जब आप कह रहे हो कि उनके लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की दवा अच्छी नहीं है, तो आप क्यों खा रहे हो सर? आपको भी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि वो नहीं खानी चाहिए। अगर तो आप ले रहे हो सर, तो आप सलाह दे रहे हो सरकारी कर्मचारियों को कि ओपीएस की आवाज मत उठाओ। नहीं, मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं तो ये सलाह दे रहा हूं कि अगर पेंशन ये ओपीएस अगर विधायकों और सांसदों को भी मिल रही है तो उसको भी उसी प्रकार से लागू किया जाना चाहिए जो शेष कर्मचारियों के ऊपर लागू है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त से मैं ऊपर चला गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन जी माफी चाहूंगा सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जगदीश जी आपका भी, और स्वामीनाथ जी आपका भी, और जाटव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।